कुछ दिनों तक शांत रहकर करुचि ने फिर युद्ध की तैयारी की। इस बार उसने बहुत बड़ी सेना संगठित की, साथ ही छल बल का भी सहारा लिया। बल्लभी में बहुत से पारद व्यापारी रहते थे। उन्हीं के वेश में उसने पहले ही से झुंड के झुंड सैनिक भेज दिए थे, जो बल्लभी के नागरिक बनकर रह रहे थे। इधर लगातार कई बार पारदों के भाग जाने से सम्राट शिलादित्य कुछ निश्चिंत से हो गए थे। आलस्य कहा जाए अथवा अहंकार, उनके मन में यह विचार दृढ़ हो गया था कि पारदों की ओर से किसी प्रकार का भय नहीं है। उन्हें जब भी वे आएंगे कीड़े मकोड़े की तरह मसल दिया जाएगा। एक बात और थी, इस बार उनकी रानी पुष्पवती को संतान होने वाली थी। अनेक वर्ष बीत जाने के बाद यह प्रथम अवसर था जब सम्राट को संतान सुख मिलने की आशा हुई थी। इस प्रसन्नता में वे कुछ शिथिल हो गए थे। राज्य का सारा कार्य मंत्रीगण ही देखा करते थे। क्योंकि राज्य में चारों ओर शांति थी, इसलिए चिंता का कोई कारण न था। सम्राट ने जयदेव पर ही सारा भार छोड़ रखा था और स्वयं बहुधा रानी के पास रहा करते थे। राज्य प्रबंध की इस शिथिलता को पारद व्यापारियों के वेश में छिपे हुए सैनिकों ने भली भांति समझ लिया था। उन्होंने करुचि को गुप्त संदेश द्वारा सूचना दे दी कि इस समय राजा बहुत ही निश्चिंत है, इसलिए चुपचाप शीघ्र ही बल्लभी को घेर लो। समाचार पाते ही करुचि ने अपनी सेना के 4 भाग किए और उन्हें एक एक करके सौराष्ट्र की सीमा में भेजने लगा। जयदेव भी इस भ्रम में था कि इतनी बार भाग जाने पर अब करुचि इधर आने का साहस न कर सकेगा। इसी कारण उसने सौराष्ट्र की पश्चिमी सीमा पर विशेष सेना न रखी थी। इन दिनों बल्लभी से प्रयाग के लिए एक राजमार्ग बनवाया जा रहा था, जिसमें अधिकांश सैनिक भी लगे हुए थे। इस व्यस्ती और असावधानी का करुचि ने पूरा लाभ उठाया। उसकी सेनाएं सौराष्ट्र में बिना किसी कठिनाई के प्रविष्ट हो गई और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगी। पारदों का विचार था जितना जल्दी हो सके बल्लभी को घेर कर लूट लिया जाए, ताकि बाहरी सहायता न आने पाए। उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता भी मिली, क्योंकि राज्य भर में फैले हुए पारद व्यापारी चोरी छिपे उनकी सहायता कर रहे थे। जब करुचि की सेनाएं बल्लभी के समीप आ गई तो सम्राट को इस आक्रमण का समाचार मिला। वे क्रोध से भभक उठे और तुरंत ही जयदेव को बुलवाकर कहा, हमारी असावधानी का पारदों ने लाभ उठा लिया है। अब भी यदि हम मातृभूमि की रक्षा कर ले तो ठीक है, नहीं तो देशवासी हमारे जीवन को धिक्कारेंगे। जयदेव का मस्तक लज्जा से झुक गया। उसने सोचा, मेरे ही प्रमाद के कारण आज महाराज की कीर्ति को धब्बा लग रहा है। उसने केवल इतना ही कहा, महाराज, मैं अपने रक्त से इस कलंक कालिमा को धोऊंगा। आप निश्चित रहिए, मेरे प्राण रहते पारदों की छाया भी बल्लभी की सीमा में न बैठ सकेंगी। बस अब आज्ञा दीजिए, परसों सवेरे ही मैं युद्ध करने जाऊंगा। कल दिन भर सारा प्रबंध करना है। महाराज बड़े उदार चेता थे। जयदेव की वीरता और स्वामी भक्ति पर उन्हें अगाध विश्वास था। जयदेव से उन्होंने कहा, इस बार मैं भी युद्ध में चलूंगा। देखो उस यवन में कितना साहस है। इस बार पारदों के भाग्य का निर्णय अंतिम रूप से हो जाएगा। जयदेव ने कहा, महाराज, जब तक मैं हूँ आप निश्चिंत रहिए। मेरे बाद ही कोई समस्या आपके सम्मुख आ सकेगी। मैं अकेला ही युद्ध में जाऊंगा। नहीं, तुमने कई बार उन्हें परास्त किया है, अब की मैं भी चलूंगा। जैसी आपकी इच्छा। जयदेव ने उन्हें प्रणाम किया और सैन्य व्यवस्था के लिए एक ओर को चल पड़ा। महाराज की मनोशांति भंग हो गई थी। करुचि का दुस्साहस, पारदों की धूर्तता और अपने आलस्य पर उन्हें रह रह कर क्रोध आ रहा था। अंत में उन्होंने निर्णय किया, इस बार या तो पारदों का सर्वनाश होगा या मेरा। यह कांटा सदा के लिए नष्ट कर देना ही उत्तम होगा। वे उठे और इधर उधर टहलने लगे। मन उद्विग्न हो उठा था। कुछ देर तक आक्रमण की योजना पर विचार करते रहे, फिर अंतःपुर की ओर चल पड़े। उन्होंने सोचा, महारानी से भी परामर्श कर लूं। जिस समय वे महारानी के पास पहुंचे, वे लेटी हुई कोई पुस्तक पढ़ रही थी। महाराज को आया जानकर उठ खड़ी हुई और प्रेम पूर्वक उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, देव, इन दिनों मेरा जी यही चाहता है कि आप सदैव मेरे पास रहे।
मोह का यह प्रभाव महाराज को अचेत करने लगा। तभी युद्ध का स्मरण हुआ और उन्होंने महारानी को धैर्य देते हुए कहा, तुम्हारे पास इस समय मैं एक नया संवाद लेकर आया हूँ महारानी। तो सुनाइए फिर। उत्सुक होकर रानी पुष्पवती बोली। भयभीत तो न होगी? नहीं भला, आपके रहते भी मैं भयभीत होऊंगी? किंतु यह कहते कहते भय की रेखा रानी के मुख पर अंकित हो गई। महाराज का ध्यान उधर न था। उन्होंने सहज भाव से बताया, पारदों ने इस बार भीषण आक्रमण किया है। तो क्या हुआ? इस बार भी वे सीमा से ही भगा दिए जाएंगे। पुष्पवती का स्वर निश्चिंत और निर्भीक था। नहीं प्रिय, ऐसी बात नहीं। इस बार तो वे राज्य की सीमा लांघकर बल्लभीपुर की नगर सीमा तक आ गए हैं। अरे, और आपको पता भी न चला? रानी चकित हो उठी। हाँ, हमारी असावधानी के कारण पारदों को ऐसा करने का अवसर मिल गया। अब क्या होगा? रानी का स्वर भय से कांप रहा था। युद्ध। महाराज का स्वर गंभीर था। युद्ध? रानी ने फिर से प्रश्न किया। हाँ, और इस बार मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। पारदों को सदा के लिए नष्ट करना है, नहीं तो आगे चलकर इनका उत्पात और भी बढ़ जाएगा। आपने तो पारद व्यापारियों को नगर में बसा भी रखा है। वे भी हमारे शत्रु हो गए हैं। ऐसा पता चला है कि उनमें बहुतेरे शत्रु दल के गुप्तचर है। अरे, ऐसा विश्वासघात! राज्य का मोह बड़ा प्रबल होता है महाराना। इन व्यापारियों को पहले बंदी बनवाइए ना। हाँ, जयदेव से कह दिया है, वह इन पर नियंत्रण रखेंगे। किंतु मैं इस समय तुम्हारी सहायता भी लेना चाहता हूँ। मेरी सहायता? मैं कौन सी सेवा करूँ? आज्ञा दीजिए, रानी ने उत्साह के साथ कहा। तुम कल ही अपने पिता के घर चंद्रावती चली जाओ। रानी का मुख मलिन हो गया। निराश स्वर में बोली, किस अपराध के कारण महाराज मेरा त्याग कर रहे हैं? त्याग नहीं, सुरक्षा के लिए ऐसा कह रहा हूँ। इस बार का युद्ध भयंकर होगा। न जाने कैसी स्थिति आ जाए। भावी संतान की रक्षा के लिए भी ऐसा कहता हूँ। तुम कल चली जाओ। मैं प्रति तीसरे दिन यहाँ के समाचार भेजता रहूँगा। रानी ने पहले तो बहुत हठ किया, किंतु बाद में वो सहमत हो गई। उनकी ओर से निश्चित होकर जब महाराज बाहर लौटे तो उनका मुखमंडल सतेज हो उठा था।